हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूं साइंस का एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज समरी का ये नया वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और इसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस हम लोग लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक इससे पहले के वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं चैप्टर नंबर 9। इससे पहले के जो वीडियोस अगर आपने ना देखे हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक दिया हूं उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए और यहां से ही एनसीईआरटी की समरी से ही साइंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सीटेट में। ठीक है, सीटेट के अलावा भी अगर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर केवीएस या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये समरी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। तो देखिए चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सजीव विशेषताएँ एवं आवास, इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। देखिए, जब हम पर्वतों का भ्रमण करते हैं तो वहाँ पर हम ओक, चीड़, देवदार जैसे अनेक वृक्षों को देखते हैं जो मैदानी इलाके के वृक्षों से बहुत भिन्न थे। अगर आप कभी पर्वतीय इलाके में गए हो तो ठीक है, वहाँ पे ओक, चीड़ और देवदार के पेड़ मिलते हैं। जब हम राजस्थान में उष्ण मरुस्थल को देखते हैं तो वहाँ पर हमें नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं। रेगिस्तान में नागफनी, ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये याद रखने योग्य बातें हैं और आपको याद होने चाहिए। जब हम समुद्र की सैर करते हैं तो कैजुरेना वृक्ष की कतार देखने को मिलती है। समुद्र में कैजुरेना। वातावरण की बात करें तो कहीं उष्ण एवं कहीं शुष्क तथा कुछ स्थानों पर आर्द्र थे, परंतु हम उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव देखे थे। ठीक है, समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। समुद्र में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विलेय जो है वायु रहती है, ऑक्सीजन, जैसे आपने पानी का अगर सूत्र पढ़ा हो H2O तो उसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक, अब जो पॉइंट है वो ये है कि ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने के योग्य बनाती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ठीक है, जो ऊंट है, अब एक एक करके बहुत सारे जीवों के बारे में अनुकूलन की बात बताई जाएगी। ठीक है, तो जो ऊंट है वो रहता है मरुस्थल में और ऐसी जो उसकी शारीरिक संरचना है जो उसे मरुस्थल में रहने योग्य बनाती है। क्या? पहली चीज़ तो उसके पैर लंबे होते हैं और शरीर उसका रेत की गर्मी से दूर रहता है। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं ऊँट में। ऊँट में मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है और मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी अनेक दिनों तक रह सकते हैं। जैसे वहाँ पे रहता है तो वहाँ पे जल की उपलब्धता कम है, तो इस वजह से उसके शरीर से जल का जो ह्रास है कम से कम होता है। ठीक, ऊँट के बारे में हो गया। मछली के बारे में, मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा प्रदान तो करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। जो शल्क होते हैं मछली के शरीर पे, अगर आपने मछली को देखा हो तो। ठीक, मछली के गिल को कहा जाता है क्लोम होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। ठीक है, जो मछली जो श्वास कहाँ से लेती है? गिल से, यानी कि क्लोम से। ठीक, किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन क्या होता है? तो जो पौधे अथवा जंतु को किसी परिवेश में रहने योग्य बनाता है। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। जिसमें वो रहता है वही उसका आवास कहलाता है। जैसे हम लोग जो है अभी स्थलीय आवास में रहते हैं, आप में से कुछ लोग जो है पहाड़ी इलाकों से होंगे या फिर जहाँ से भी आप लोग रहते हैं। ठीक है, आवास के बारे में थोड़ी सी चर्चा। आवास का अर्थ है वास स्थल, यानी कि एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। जैसे लोग अपने घरों में रहते हैं, घरों पे जानवर भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लोग पौधे भी लगा सकते हैं। तो एक ही आवास में अलग अलग तरह के पौधे और जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। जैसे जंगलों में जानवर बहुत तरह के रहते हैं और पेड़ पौधे भी बहुत तरह के रहते हैं। तो ये हो गया आपका आवास। ठीक, अब आवास में जो आता है
स्थल यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। क्या क्या उदाहरण हैं? वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र, ये सब क्या है? स्थलीय आवास में ही आएगा। ठीक, क्योंकि भाई मरुस्थल है, चाहे जो भी है वहाँ पे स्थल तो है, जल तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है हवा में रह रहे हैं या पानी में रह रहे हैं। चाहे मरुस्थल है चाहे पर्वत है, वहाँ पे स्थल तो है, स्थल का ही तो प्रकार है ये सब। उसके बाद है जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, ये जलीय आवास कहलाते हैं। जलीय आवास का मतलब भी समझ में आ गया, क्या क्या है? जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ और समुद्र। ठीक, जहाँ लोग जल में रहते हैं। उसके अलावा किसी आवास में पाए जाने वाले सभी सजीव पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। किसी भी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु, ये दोनों तरीके के जो जीव किसी भी आवास में पाए जाते हैं वो उसके जैव घटक होते हैं। ठीक है, किसी भी आवास मतलब कि जलीय हो, स्थलीय हो, जो भी हो। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुओं आवास के अजैविक घटक हैं। ये क्या हैं? ये अजैव घटक हैं। क्या? चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, ये सब क्या हैं? जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं ये सब क्या हैं? अजैव घटक हैं। उसके अलावा सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश का क्या है? अजैव घटक है। कि कहीं भी रहते हैं भाई, सूर्य का प्रकाश आता है चाहे ऊष्मा है, ये सब क्या है? अजैव घटक हैं। ठीक, वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये तो भाई कोई इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो भी वायु है, जल है, प्रकाश है, ऊष्मा है, ये सब क्या है? अजैव घटक हैं जो सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अगर दूसरे पहलू में हम देखने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में ये अजैव कारक सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं होते तो हम भी नहीं होते, ऐसा जान लीजिए। ठीक है, सभी जीवों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कुछ जो सजीव हैं वो बहुत ठंडे प्रदेश में भी पाए जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। ठीक, तो दोनों तरीके से वो पाए जा सकते हैं। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, ये जो है हजारों वर्ष की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। हजारों वर्ष की अवधि लगती है अनुकूलन के लिए। ऐसे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते वो मर जाते हैं। जैसे डायनासोर एग्जाम्पल दिया जाता है। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जो अनुकूलित कर लेते हैं वो रह जाते हैं, जो नहीं अनुकूलित कर पाते वो मर जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लीजिए। जैसा डार्विन ने भी कहा था, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट के भांति लंबे पैर तो होते नहीं हैं, तो दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं? भूमि के अंदर गहरे बिल बना लेते हैं और रात के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकल जाते हैं। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा जल होता है, लेकिन मरुस्थलीय पौधे ऐसा नहीं करते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पत्तियां कांटे यानी शूल का रूप ले लेती हैं। इससे क्या होता है? पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आ जाती है। भाई कांटे का रूप ले लिया। अब एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा आपके सामने दिया हुआ है। नागफनी में पत्ती जैसे जिस संरचना को आप देखते हैं वास्तव में क्या है? इसका तना है। ये क्वेश्चन सीधा सीटेट में पूछा हुआ है कि क्या है ये? पत्ती है, क्या है? तना है वो जिसको आप देखते हैं। ठीक है, इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः कहाँ से होता है? तने से होता है, क्योंकि ये हरा इसका तना होता है ना। आपने देखा होगा अगर नागफनी मतलब कैक्टस का पौधा। ठीक, मरुस्थलीय तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषित करने के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। इनका जो मरुस्थलीय पौधों में जो है उनको जल अवशोषित करने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। मैंने रेगिस्तानी ओक का एग्जांपल दिया था आपको, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपके ईवीएस के एनसीईआरटी समरी में वो काम देखिए आपके यहाँ पे आ गया। उसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। यहाँ के आवास क्षेत्र सामान्यतः ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में भी
हिमपात होता है। अब ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष सामान्यतः कैसे होते हैं? शंक्वाकार होते हैं। ऐसे क्यों होते हैं शंक्वाकार? ऐसे पेड़ होते हैं। आपने क्रिसमस ट्री अगर देखा हो तो ठीक क्यों होते हैं कि इनकी शाखाएं भी तिरक्ष होती हैं, तीर की तरह होती हैं इनकी शाखाएं, ऐसे ऐसे। क्यों ऐसा होता है? इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, इससे वर्षा का जल, ये देखिए क्यों होता है यही बता रहा है, वर्षा का जल और हिम आसानी से नीचे की ओर खिसकता चला जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। इससे अलग आकृति के भी वृक्ष मिल सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है ताकि ऊपर से जो बर्फ पड़ती है वो ढक न ले पेड़ को, एक तरह से नीचे की तरफ सरक जाए, इस वजह से शंक्वाकार होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जंतु उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से बचाव का कार्य करते हैं। याक का अगर आपने देखा हो तो याक शरीर को गर्म रखने के लिए लंबे बालों से ढका होता है। याक के अलावा जो भेड़ें वगैरह भी होती हैं उनमें जो बाल पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं? ताकि उनके शरीर को जो है ठंडक से बचाया जा सके। इसी वजह से जब वो गर्मी आती है तो उनके बाल को काट दिया जाता है और वही उसी बाल का ऊन बना दिया जाता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, यह बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाते हैं। ठीक है, ये जो पहाड़ी तेंदुए हैं उनके शरीर पर फर होते हैं। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे कि धारदार चट्टानों पे उन लोगों को नीचे की तरफ दौड़ना रहता है, ऊपर की तरफ दौड़ना रहता है, तो उनके अनुकूलित बनाते हैं। शेर की संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों से के अंदर खींचकर छिपा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप जान लीजिए, उसकी जो संरचनाएं हैं वो इसे कैसे सहायता करती हैं। शेर के बारे में जो पॉइंट हमेशा पूछा जाता है वो ये है, शेर का मटमैला यानी कि हल्का भूरा जो रंग है वो शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता है। वो कहीं घास के सूखे मैदान में रहता है, अचानक से उसकी नज़र नहीं पड़ती है हम लोग की उस पर। ठीक है, तो वो उसको क्या करता है कि उससे वो छुप जाता है। उसके अलावा शेर के चेहरे के सामने की आँखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। आँखें एकदम उसके फेस पे एकदम सामने की तरफ रहती हैं। ठीक है, तो दूर तक वो देख पाता है। अब बात कर लेते हैं हिरण की। हिरण की जब बात करेंगे तो पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण के लंबे कान उसे शिकार की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर आंखें स्थित होती हैं, प्रत्येक दिशा में खतरा महसूस कर सकता है, दोनों ओर देख सकता है ये। ठीक, हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायता करती है। ये हिरण का अनुकूलन बताया गया है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अब जो पॉइंट है, शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अनेक आवास में जीवित रहने के योग्य बनाती हैं। ठीक, अब समुद्री जंतुओं के बारे में आते हैं। बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। धारा रेखीय शरीर आपका मछली का भी होता है। ठीक है, उसके अलावा स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है, आमतौर पर। ठीक, वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले जो शिकार होता है उनको पकड़ लेते हैं। जब वे जल में चलना होता है उनको तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं, और जल में जब वो सांस लेते हैं तो सांस कैसे लेते हैं? तो गिल यानी कि क्लोम से लेते हैं। ठीक, और लोगों की बात कर लेते हैं। जब डॉल्फिन और ईल जैसे कुछ जंतुओं जो हैं इनके जो है गिल नहीं होता है। क्या होता है कि ये शरीर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए नहीं रह सकते, इसीलिए ये लोग जो है समय समय के उपरांत समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। डॉल्फिन वगैरह बार बार जो हवा में आती हैं, क्यों आती हैं? आपको दिखाने के लिए थोड़ी आती हैं, वो जो है अपना क्या कहते हैं उसको श्वास लेने के लिए आती हैं। अब बात कर लेते हैं स्थलीय पौधों। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। जलीय पौधों में जड़ें
आकार में बहुत छोटी होती हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, पौधे को तलहटी में जमाए रखना है, ठीक है, होता है। उसके अलावा जलीय पौधों का तना कैसा होता है, लंबा, खोखला और हल्का होता है। इनका जो जलीय पौधों की जो बात करें तो इनका जो तना होता है लंबा, खोखला और हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है और पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह से होती हैं। इनकी जलीय पौधे होते हैं। जलमग्न पौधे जो होते हैं उनमें जो पत्तियां होती हैं बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल और इनके बीच में जल जो है इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं होती है, ठीक। मेंढक की बात करें तो मेंढक का अनुकूलन भी जानने योग्य है, ये भी पूछा जाता है। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब और स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके जो पश्चपाद होते हैं यानी कि पीछे के जो पैर होते हैं लंबे और मजबूत होते हैं, उन्हें छलांग लगाने, शिकार पकड़ने में सहायता करता है। और जो इसके जो पीछे के पैर होते हैं वो जलायुक्त पादुंगलियां होती हैं, उनमें जाल के तरह से वो होती हैं जो इसे तैरने में भी सहायता करती हैं। अब बात कर लेते हैं, पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु जो है भोजन के लिए पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। पौधे तो अपना खुद बनाते हैं, हम लोग जो है जंतु निर्भर होते हैं। अब जो है भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, ये बातें तो आपको पता ही है। उसके अलावा सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि एक ऐसा घटक है जो सभी सजीवों में होती है, सभी सजीवों में पाई जाती है वृद्धि। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन के अंदर ली गई ऑक्सीजन की जो कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग को पता है। श्वसन जो है सभी सजीवों के लिए आवश्यक होता है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ये चीज़ आपको याद रखने योग्य है। पौधों में श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों के द्वारा होता है। स्टोमा होता है, स्टोमेटा, इनके द्वारा जो है पत्तियां अपना श्वसन कार्य करती हैं। सूक्ष्म रंध्रों, इनको हिंदी में क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु को निष्कासित कर देती है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है गलत हो गया है। पौधे जो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं। ये गलत हो गया है मुझे लगता है, ठीक है। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों ही निरंतर चलती रहती है। केवल दिन के समय भोजन बनाते हैं, क्यों? क्योंकि सनलाइट भी तो जरूरी है भाई भोजन बनाने के लिए। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जो निष्कासित किया गया वो बहुत अधिक होता है, जो ज़रूरत थी उससे ज़्यादा, ठीक। सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं ये जीव हैं, और वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे देखते हैं कि कुछ पौधे सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे जो है सूर्यास्त के बाद बंद। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो केवल रात में ही खिलते हैं। अब जैसे आप छुई मुई के पौधे को ले लीजिए तो छूने पे मुरझा जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे पौधे हैं जो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं, ये सब जो हैं उसके अलावा सजीव जो है वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया को दर्शाती हैं। सजीव वस्तुएं हमेशा अपने आसपास होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जीवों के द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन की प्रक्रिया ही क्या है, उत्सर्जन है, ठीक है। पौधे में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण होता है। पक्षी जो है वो अंडे देते हैं और उनके स्फुटन के बाद नवजात उत्पन्न होते हैं। जंतु जो हैं वो प्रजनन के द्वारा अपने समान संतानें उत्पन्न कराते हैं।
विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु ऐसे हैं जो अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, और कुछ जंतु ऐसे हैं जो जन्म देते हैं। एक पौधे का बीज अंकुरित होकर एक नया पौधा बना देता है। आलू जो है उससे कैसे उगता है, तो आलू से सुप्त कलिका से उगता है। आलू कैसे उगता है? सुप्त कलिका से। और गुलाब और मेहंदी कैसे उगते हैं, तो एक कलम से। ये याद रखने लायक बात है दोस्तों। इसका ना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एक पौधे कैसे होता है, और आलू से क्या होता है? सुप्त कलिका। गुलाब से क्या और मेहंदी से क्या होता है? कलम का पौधा। उसके अलावा सजीव जो है प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखने की बात है। याद क्या रखना है, ये आपको जानकारी होती है। अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से। सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। आपने जैसे गेहूं की बोरी, ये एक एक्सपेरिमेंट था, गेहूं की बोरी जो है उससे गर्मी उत्पन्न हो रही थी। तो ये जो गर्मी कहाँ से आई, तो ये बीजों का जो श्वसन था उसके कारण गर्मी उत्पन्न हुई थी। बीजों की श्वसन क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।